गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो प्रॉपर आ रहा है क्या बताना बच्चों एक बार। नमन प्रॉपर आ रहा है क्या बताना एक बार। वॉइस नहीं आ रही है। मोहित, दीपेश, एक बार और कोई कंफर्म करना क्योंकि यहाँ से जा रही है वॉइस। आ रही है ना प्रॉपर? ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, व्यस्त की स्थिति ले रहे थे, कौन से पॉइंट पे पहुंचे थे? पॉइंट नंबर 5 से लेना था। अभी कोई कुछ पूछ रहा था, क्या पूछना था? तीसरे पॉइंट का एग्जाम्पल। तीसरे पॉइंट का एग्जाम्पल ये कहता है कि अवयस्क के पक्ष में हो तब तो वैध होगा, और उसके विपक्ष में होगा तो क्या होगा? प्रारंभ से ही शून्य होगा। समझ आई बात की नहीं आई बताओ? बंधक अगर उसके पक्ष में तो वैध, और अगर बंधक उसने की है तो प्रारंभ से ही शून्य। जहां पैसा देना है वहां तो व्यर्थ हो जाएगा, और जहां पैसा मिलना है वहां सही है, लाभ ग्रहीता हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अवयस्क चाहे तो भी जो काम उसने किए थे अव्यस्तता के दौरान, व्यस्त होने पर उनका पुष्टिकरण नहीं कर सकता। क्यों? पुष्टिकरण मतलब स्वीकृति नहीं दे सकता। जो चीज शुरू से ही गलत है उसे आप बाद में सही नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 5 देखो क्या कहता है। अनिवार्यताओं के लिए दायित्व। 4 पढ़ाना था, चलो फिर 4 लेते हैं। अव्यस्त बेटा हमेशा अव्यस्तता की दुहाई दे सकता है। कैसा भी काम करे, लास्ट में जाके उसको एक स्वीट स्टेटमेंट बोलना होता है बस कोर्ट में कि मैं तो अव्यस्त हूँ, और न्यायालय उसकी सुनता है। यहाँ तक कि वो झूठ भी बोलता है तो भी न्यायालय उसका साथ दे रहा था। एक होता है वर्ड, सुना है कभी, गत्यावरोध? तो इसके लिए लिखो एक बार गत्यावरोध का नियम। 2 लाइनें लिखो इसके लिए, गत्यावरोध का नियम। गत्यावरोध का नियम क्या कहता है कि कोई भी अपनी कही हुई बात से मुकर नहीं सकता। अगर मुकरेगा तो कानून उसको रोकेगा। आप विरोधाभासी बातें नहीं कर सकते कि पहले आपने कुछ और बोला, बाद में आपने कुछ और बोला, तो फिर क्या करता है न्यायालय? उसको रोकता है, कानून उसको रोकता है। पर अगर यहाँ पर देखा जाए अव्यस्त के केस में, पहले तो उसने झूठ बोला था, मैं व्यस्त हूँ, और अनुबंध कर लिया मोहरी बीबी वाले केस में, और बाद में जाके क्या बोलता है कि मैं तो अव्यस्त हूँ, कुछ भी देने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी जगह अगर कोई आम आदमी होता तो न्यायालय क्या लगा देता? गत्यावरोध का नियम, कि आप अपनी कही हुई बात से मुकर नहीं सकते। लेकिन अवयस्क का तो केस ही अलग है, यहाँ पर निर्णय अवयस्क के पक्ष में आया था, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि गत्यावरोध का नियम अवयस्क पर लागू नहीं होता? नहीं होता ना। ठीक है, तो अब ये गत्यावरोध के नियम के लिए लिख रहे हैं, लिखो। कोई भी अपनी कही हुई बात से, कोई भी अपनी कही हुई बात से मुकर नहीं सकता, मुकर नहीं सकता। कोई भी अपनी कही हुई बात से मुकर नहीं सकता। यदि मुकरेगा, यदि मुकरेगा तो कानून उसे रोकेगा। यदि मुकरेगा तो कानून उसे रोकेगा। इसी को कहते हैं अपन गत्यावरोध। ठीक है। परंतु यह नियम, परंतु यह नियम
अवयस्क पर लागू नहीं होता, परंतु यह नियम अवयस्क पर लागू नहीं होता। ठीक है, अब इसकी रीडिंग लगा लो, आपको समझ में आ जाएगा। अवयस्क हमेशा अवयस्कता की दुहाई या दलील दे सकता है, उसे ऐसा करने से कभी रोका नहीं जाएगा, यहाँ तक कि जब वह कोई ऋण ले बैठा हो या झूठ बोलकर कि वह व्यस्क है अनुबंध कर चुका हो, तो भी न्यायालय उसको नहीं रोकता। तो हम कह सकते हैं कि गत्या विरोध का नियम अवयस्क के विरुद्ध लागू नहीं होता, वह अपने बचाव में हमेशा अवयस्कता की दलील दे सकता है। क्लियर है क्या, बताओ बेटा। ठीक है, अब आ रहा है नेक्स्ट पॉइंट, लिखो अनिवार्यताओं के लिए दायित्व। अनिवार्यताओं के लिए दायित्व। अनिवार्यताओं के लिए दायित्व। एक लाइन लिख लो, अवयस्क की अनिवार्यताओं, अवयस्क की अनिवार्यताओं के लिए किए गए खर्चे, के लिए किए गए खर्चे, अवयस्क की अनिवार्यताओं के लिए किए गए खर्चे उसकी संपत्ति से, उसकी संपत्ति से देय माने जाते हैं, उसकी संपत्ति से देय माने जाते हैं। अब अनिवार्यताओं में क्या क्या लेते हैं वो देख लो एक बार। एक तो मूवी आई थी, याद है आपको, रोटी कपड़ा मकान, पुरानी मूवी है, तो तीन चीजें तो यही आती है अनिवार्यताओं में, लिख लो रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान। फिर दवाइयों के खर्चे, दवाइयों के खर्चे, शिक्षा और क्रियाक्रम के खर्चे। इनके लिए अगर आपने खर्चा किया है अनिवार्यताओं के लिए तो आपको उसकी संपत्ति से मिल जाएगा, पर दो चीजें पूरी होनी चाहिए। क्या पूरी होनी चाहिए वो देखो एक बार। एक तो अनुबंध के, अनुबंध उसके भरण पोषण के लिए जीवन के अनुचित अनुरूप उचित रूप से अनिवार्य माल के लिए होना चाहिए, मतलब जो आपने उसको माल दिया है या सर्विसेज दी है वो कैसी दी है, अनिवार्यताएं, उनके लिए आपने खर्चा किया है। आवश्यकता तो कल को मैं बोल दूं कि मुझे BMW कार की है, ठीक है, समझ में आई बात, लेकिन यहाँ पर क्या लेना है, सिर्फ अनिवार्यता, यानी कि जो बहुत ज्यादा चीजें जरूरी हैं वही यहाँ पे शामिल होगी। तो अवयस्क के जीवन के अनुरूप उचित तौर पर अनिवार्य माल की आपूर्ति की है आपने, तो आपको उसकी संपत्ति से मिल जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि अवयस्क के पास पहले से वो चीज पर्याप्त मात्रा में नहीं होनी चाहिए। अगर पहले से वो चीज अवयस्क के पास पर्याप्त मात्रा में है तो इसका मतलब क्या है, फिर वो विलासिता की वस्तु है, उसके लिए लग्जरी हो गई, और लग्जरी है तो फिर यहाँ पे कवर नहीं होगी। लिखो इस चीज को, दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। अनुबंध उसके, अनुबंध उसके जीवन के अनुरूप, अनुबंध उसके जीवन के अनुरूप अनिवार्यताओं की आपूर्ति के लिए, अनिवार्यताओं की आपूर्ति के लिए होना चाहिए, अनिवार्यताओं की आपूर्ति के लिए होना चाहिए। अंडरलाइन करना वर्ड अनिवार्यताएं। और दूसरा लिखना, अवयस्क के पास पहले से, अवयस्क के पास पहले से
उस वस्तु की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होनी चाहिए, पर्याप्त आपूर्ति या मात्रा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर पहले से ही है तो किसमें चली जाएगी, विलासिता में चली जाएगी, और विलासिता है फिर अपना ये पॉइंट कवर नहीं होगा। क्लियर है क्या, बताओ, समझ में आ गई ना ये बात। तो ये हमने यहां से ले लिया। अब आएगा अपना नेक्स्ट पॉइंट, हेडिंग डालो संरक्षक द्वारा अनुबंध, संरक्षक द्वारा अनुबंध। ये पॉइंट मैं आपको लिखवाई देती हूँ, वहीं से ले लेना पूरा, यहां से मत पढ़ना, चाहे लिख लो। अव्यस्त के लिए, अव्यस्त के लिए उसका संरक्षक, अव्यस्त के लिए उसका संरक्षक एक वैध अनुबंध कर सकता है, परंतु तीन शर्तें पूरी होनी चाहिए, परंतु तीन शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहला लिखना, संरक्षक, संरक्षक अनुबंध करने में सक्षम होना चाहिए, संरक्षक अनुबंध करने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है भाई, अवयस्क में तो अनुबंध करने की क्षमता नहीं है, तो कम से कम किसमें हो, संरक्षक में तो होनी चाहिए ना। ठीक है, दूसरा लिखो, अनुबंध, अनुबंध अवयस्क के लाभ के लिए होना चाहिए, अनुबंध अवयस्क के लाभ के लिए होना चाहिए। अवयस्क के लाभ के लिए होना चाहिए। एक बच्चा भी जानता है उसका फायदा क्या है, अगर उसका लाभ जुड़ा हुआ है तो वैसे भी मना नहीं करेगा। बात समझ आई कि नहीं, बताओ। तीसरा लिखो, संरक्षक, संरक्षक न्यायालय द्वारा नियुक्त, संरक्षक न्यायालय द्वारा नियुक्त, ब्रैकेट में लिखो प्रमाणित संरक्षक होना चाहिए, न्यायालय द्वारा नियुक्त, ब्रैकेट में लिखना प्रमाणित संरक्षक होना चाहिए। ये वर्ड दिया हुआ है ना, देखो यहाँ पे, प्रमाणित संरक्षक, न्यायालय द्वारा नियुक्त। भाई अगर कोई अनाथ होता है तो उसके लिए संरक्षक नियुक्त कर देगा न्यायालय, 21 वर्ष की आयु तक रहता है वो, याद आ रहा है। तो उस केस में क्या होता है कि कोर्ट ने कहा उस संरक्षक को कि तुम ये काम करो, उसने वो काम कर दिया, तो कोर्ट की बात तो न्यायालय को भी माननी, सॉरी अभ्यस्त को भी माननी पड़ेगी। क्लियर है क्या, बताओ। संरक्षक न्यायालय के बिहाफ, उसके अभ्यस्त के बिहाफ पर वैध अनुबंध कर सकता है अगर तीन बातें पूरी हो जाए। पहला, संरक्षक में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, दूसरा, अनुबंध अभ्यस्त के लाभ के लिए होना चाहिए, और तीसरा क्या बोला, न्यायालय द्वारा अधिकृत होना चाहिए। समझ आई बात की नहीं आई, बताओ। ये तीन पॉइंट कर लेना। नेक्स्ट करो पॉइंट नंबर 7, हेडिंग डालो कोई विशिष्ट निष्पत्ति नहीं, कोई विशिष्ट निष्पत्ति नहीं। अब ये विशिष्ट निष्पत्ति क्या होती है, उसके लिए पहले एक लाइन लिखो, विशिष्ट निष्पत्ति। चलो समझ लो पहले, फिर लिख लेना। देखो, न्यायालय दो तरीके के आदेश देता है, एक तो कहता है विशिष्ट निष्पत्ति करो, और एक कहता है निषेध आज्ञा, दोनों बिल्कुल उल्टे हैं। विशिष्ट निष्पत्ति में न्यायालय क्या आदेश देता है कि आपको तो ये काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि अन्य कोई उपचार नहीं है। न्यायालय एक व्यक्ति को मजबूर करता है कि तुम्हें विशिष्ट रूप से कार्य का निष्पादन करना पड़ेगा, उसको क्या बोला जाता है, विशिष्ट निष्पादन, है ना, या विशिष्ट निष्पत्ति भी बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है निषेध आज्ञा, जो दो शब्दों से मिलके बनेगा। निषेध मतलब मना करना, आज्ञा इसलिए क्योंकि न्यायालय दे रहा है। ठीक है, तो निषेध आज्ञा में न्यायालय कहता है ये गलत है, ये तुम नहीं करोगे। किसी काम को करने से जब न्यायालय रोकता है तो उसको क्या बोलते हैं, निषेध आज्ञा। और किसी कार्य को करने के लिए जब न्यायालय मजबूर करता है
तो उसको बोलते हैं विशिष्ट निष्पादन। समझ आई बात की नहीं आई बताओ मुझे। अगर मुद्रा पर्याप्त उपचार नहीं है, हट जाने पर्याप्त उपचार नहीं है, तो न्यायालय ये आदेश देता है कि आपको तो काम ही पूरा करना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई दुर्लभ वस्तु है, आसानी से बाजार में उपलब्ध नहीं है, या किसी की कोई पैटर्नल प्रॉपर्टी है और वो कहता है कि इस वस्तु की कीमत मैं मुद्रा में आंकलित नहीं कर सकता, मेरे लिए ये वस्तु बहुमूल्य है, तो मुझे तो यही वस्तु ही चाहिए। न्यायालय से वो आवेदन देता है कि आप तो कहो उसे कि वो कार्य ही पूरा करे, अन्य कोई विकल्प नहीं है। इसको बोला जाता है विशिष्ट निष्पादन। ठीक है, तो यानी कोर्ट मजबूर करता है कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा, वो विशिष्ट निष्पादन है। लिखो इसमें, न्यायालय का आदेश विशिष्ट निष्पादन के बारे में लिख रहे हैं। न्यायालय का आदेश न्यायालय का आदेश जिसमें वह आदेश देता है कि विशिष्ट रूप से कार्य को पूरा करो, कि विशिष्ट रूप से कार्य को पूरा करो। विशिष्ट रूप से कार्य को पूरा करो क्योंकि हट जाने पर्याप्त उपचार नहीं है, हट जाने पर्याप्त उपचार नहीं है, हट जाने पर्याप्त उपचार नहीं है। मतलब वस्तु दुर्लभ वस्तु है या किसी की कोई पैतृक वस्तु है, तो वो कहता है कि हट जाने पर्याप्त उपचार नहीं है, आप तो कहो ये काम ही पूरा करे, अन्य कोई उपचार नहीं है। फिर न्यायालय आदेश देती है कि तुम्हें तो ये काम करना ही पड़ेगा। इसको बोलते हैं विशिष्ट निष्पत्ति या विशिष्ट निष्पादन। ठीक है, लेकिन ये आदेश कभी अव्यस्क की स्थिति में नहीं दिया जाता। अव्यस्क का ठहराव पूरी तरीके से क्या है बेटा, व्यर्थ। तो ऐसे ठहराव की विशिष्ट निष्पत्ति का सवाल ही नहीं उठता। तो इसमें देखो एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। पेन क्यों नहीं दे रहा है? कोई भी कलर। देखो ए जो है ना वो मान लो एक अव्यस्क है, उसने एक ठहराव किया बेटा। किसके साथ किया? बी के साथ सपोज करो, और वो क्या है, व्यस्क है। अव्यस्क कहता है कि मैं अपना घर तुम्हें कितने में बेच दूंगा, 10 लाख में बेच दूंगा। अब बी ने क्या किया, हाथों हाथ 6 लाख रुपए इसे एडवांस दे दिए। अब इतना रुपया अवेस्क ने कभी एक साथ देखा तो था नहीं बेटा। अब इतना रुपया मिल गया तो क्या किया, अगले ही दिन घर के आगे चमचमाती हुई कार खड़ी हुई थी। ठीक है, अब बेटा न्यायालय कभी ए को मजबूर नहीं करेगा कि तुम्हें अपना घर जो है वो बी को देना पड़ेगा। विशिष्ट निष्पादन का आदेश तो आएगा नहीं, अभी अभी पढ़ा आपने। न्यायालय कभी इसे मजबूर नहीं करेगा कि तुम कार्य को पूरा करो। ठीक है, लेकिन अगर आप पता लगा सकते हो कि उसने इस रुपए का क्या किया, यदि उसने वो अमाउंट खर्च नहीं किया है या वो इससे जो वस्तु लेके आया है वो आप पता लगा सकते हो। जैसे मेरे एग्जाम्पल में पता चल रहा है, अगले ही दिन उसके पास कार आ गई, इसका मतलब पैसे किसमें लगा दिए, कार में लगा दिए। ठीक है, तो अब भाई उसे मजबूर तो नहीं कर सकते, आप ज्यादा से ज्यादा ये कार ले जाओ, ज्यादा से ज्यादा ये कार ले जाओ। और अगर सपोज करो गैमलिंग में पैसा पूरा हार गया, जुआ खेल लिया, हार गया पूरा, या फिर दोस्तों के साथ पार्टी कर ली, सैटरडे नाइट एंजॉय करने चला गया और पैसे उड़ा दिए सारे, अब इसके पास कुछ नहीं है, अब क्या करे भाई। अव्यस्क कभी भी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होता। ठीक है, संपत्ति होती है तो मिलता है, वरना नहीं मिलता। इस केस में कुछ भी नहीं मिलेगा। याद रहेगा क्या, बताओ मुझे, याद रहेगी बात? ठीक है, तो यही चीज थी इसके अंदर। दिवालियापन नहीं, तो जो व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ही नहीं है तो उसको कैसे दिवालिया घोषित करोगे?
दिवालिया कौन होता है? जो अपना ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ हो, तो इसको कभी दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? एक अवयस्क को कभी दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता क्योंकि वह ऋणों का अनुबंध करने में असक्षम होता है। अनुबंध ही नहीं कर सकता, अनुबंध करने की क्षमता ही नहीं है, व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होता ही नहीं है, तो दिवालिया होने का प्रश्न ही नहीं है। ठीक है, लिख लेना, दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता, दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्यक्ति जो व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होता ना, उसे कभी दिवालिया घोषित नहीं कर सकते। अवयस्क को कभी दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट, साझेदारी। लिखो भाई, साझेदारी। साझेदार नहीं बन सकता परंतु लाभ ग्रहीता बन सकता है। लिख लो, साझेदार नहीं बन सकता परंतु लाभों में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। पॉइंट नंबर 10 लिखो, अवयस्क एजेंट हो सकता है। अवयस्क एजेंट हो सकता है परंतु, अवयस्क एजेंट हो सकता है परंतु प्रधान के प्रति जिम्मेदार नहीं होता। अवयस्क एजेंट हो सकता है परंतु प्रधान के प्रति जिम्मेदार नहीं होता। एजेंट कौन होता है? जो किसी दूसरे का प्रतिनिधित्व करे, वो एजेंट है। भाई आप अवयस्क हो, मैंने आपको एक बुक पकड़ा दी और मैंने क्या बोला कि भाई आपके घर के पास में मेरी एक फ्रेंड रहती है और ये बुक आप उसको दे देना, तो उस समय आप मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप मेरे एजेंट हो गए कि नहीं हो गए बताओ? और आप अवयस्क हो, तो अवयस्क एजेंट तो हो सकता है परंतु वह प्रधान के प्रति जिम्मेदार नहीं होता। ठीक है, अब बोलोगे मैम आप लॉ पढ़ाते हो और आपने इतना विश्वास कैसे कर लिया? अभी तो आपने बोला कि अवयस्क प्रधान के प्रति जिम्मेदार नहीं होता और आपने हमें अपनी बुक दे दी। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी ना कि मेरी बुक जाकर के चौड़ा रास्ता में बेचोगे, ये अब कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं ना। क्यों? क्योंकि लॉ कब पढ़ाया जा रहा है? जब या तो उम्र जा चुकी है अव्यस्तता की या जाने वाली है। तो इतना तो तुम्हारे दिमाग में भी आ चुका है कि तुम्हारा फायदा कहाँ है, नुकसान कहाँ है। जो फीस भर करके एमसीसी में यहाँ बैठे हुए हो, उसके आगे तो मेरी बुक की कॉस्टिंग बहुत कम है। ठीक है, दूसरा, तुम मुझे जितना नुकसान करा सकते हो उससे बहुत बड़ा तुम्हारा हो सकता है। समझ आई बात की नहीं आई बताओ? तो उल्टा दिमाग तो चलाना मत। सीधी सीधी बात क्या है, अवयस्क जो है एजेंट तो हो सकता है परंतु प्रधान के प्रति जिम्मेदार नहीं होता। कुछ गलत काम कर लिया तो वो जिम्मेदार नहीं है, वो प्रधान जन है, प्रतिनिधित्व तो जरूर कर सकता है। इस पे एक क्वेश्चन आया था एक बार, इस वाले पॉइंट पे, कि अवयस्क जो है ना वो एजेंट हो सकता है। उस क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ था कि एक बंदा है मिस्टर ए, वो प्रधान है सपोज करो, एक एग्जाम्पल की फॉर्म में बताती हूँ, चलो कभी आ जाए तो आप कर सको उसे। एक प्रधान है, तो प्रधान को अपन ले लेते हैं एक बार पी के नाम से, है ना, प्रिंसिपल। अब इसने क्या किया, एक अवयस्क को, एक माइनर को अपना एजेंट अपॉइंट कर दिया। ठीक है, और बोला कि तू मेरी कार बेच देना। ठीक है, लेकिन इसको तुम 2 लाख रुपए से नीचे मत बेचना। प्रधान ने क्या बोला कि कार बेच देना मेरी, लेकिन इसको कितने रुपए से नीचे मत बेचना, 2 लाख रुपए से। अब ये एजेंट जो है वो इस कार को बेच देता है 1.5 लाख में। किसको बेचता है? अब एजेंट का नाम क्वेश्चन में दिया हुआ था मिस्टर नादान, तो नादान से समझ में आ रहा है, नादान मतलब बच्चा है ये तो भाई, है ना। या तो माइनर के लिए वर्ड यूज करती है आईसीआई नादान, या बोलती छोटू। हाँ, कई क्वेश्चन में छोटू वर्ड भी यूज कर रखा है। तो दूसरा क्या था भाई, एक है मिस्टर मासूम। अब नाम से समझ सकते हो कि इसकी कोई गलती नहीं है बेचारे की, ये तो पैसे दे के चीज खरीदेगा और इसे कुछ नहीं पता है कि भाई जो बंदा बेच रहा है उसके पास अधिकार है या नहीं है। अब इसने तो 1.5 लाख रुपए दे करके ये कार खरीद ली। अब आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि या ये जो 50,000 का लॉस हुआ है,
हो गया ना? क्या ये एम से वसूला जा सकता है पी द्वारा? तो इसका आंसर आएगा कि भाई नहीं वसूल सकता। अव्यस्क एजेंट तो होता है परंतु प्रधान के प्रति जिम्मेदार नहीं होता। तो पहला पार्ट का आंसर तो ये गया तुम्हारा। दूसरा पार्ट आपसे क्या पूछता है कि क्या मिस्टर मासूम से कार वापस ली जा सकती है क्या? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि एजेंट द्वारा विक्रय किया गया है और जो काम एजेंट करता है क्या माना जाता है? प्रधान ने किया। तो इसको तो भाई वैध अधिकार प्राप्त हो जाएगा। अब आप इससे कार वापस नहीं ले सकते। ओवरऑल क्रक्स क्या निकला? चूना लग चुका है, अव्यस्क ने लगा दिया है और होना कुछ भी नहीं है। हाँ, किससे लेंगे? और मासूम से, वो देगा। अब तुमसे किसी ने बात की कि तुम 1.5 लाख में चीज मिल रही है, 1.5 लाख तूने पे कर दिए, उसके बाद बोलते 50,000 और दे दो, 5 रुपए नहीं दोगे, 50,000 छोड़ो। सही कह रही हूँ कि नहीं कह रही बताओ? गया तो गया, बात तो 1.5 की हुई थी ना, 1.5 लाख तो दे दिए ना, काम खत्म। ये बना लो, कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तुम्हारा पास्ट एग्जाम में। ये मेन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो मैंने अभी अभी कराया तुम्हें। एजेंट ने जो कार्य किया है अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर रहकर किया है ना, तो उसके लिए वो जिम्मेदार माना जाता है प्रधान। एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट ही यही होता है, प्रधान जो कार्य एजेंट के माध्यम से करा रहा है ये माना जाता है ये कार्य उसने खुद ने किया है। दिमाग में रखना कि भाई एक तो ये मिस्टर एम वो तो जिम्मेदार होंगे नहीं क्योंकि ये क्या है, नादान है। और मिस्टर मासूम जिम्मेदार इसलिए नहीं होंगे क्योंकि भाई वो तो एजेंट से खरीद रहे हैं। नाम से पता चल रहा है वैसे आपको। ठीक है, विक्रय वैध माना जाएगा। ओवरऑल बात यही निकली कि प्रधान को ही 50,000 का लॉस भुगतना है, उसकी जगह कोई दूसरा नहीं भुगतेगा। याद रहेगा क्या बताओ? ऐसी केस स्टडी आई हुई है एक इस पे। अब अपन आ जाते हैं एक बार वापस आईसीआई पे। हाँ वापस इस पे आएगा। ये पास एग्जाम का क्वेश्चन है, साइट पे मिल जाएगा बट मुझे अभी ईयर याद नहीं है। ईयर याद होता तो मैं एग्जैक्टली खोल के दिखा देती आपको ये वाला क्वेश्चन। कल बता दूंगी कौन सा क्वेश्चन है ना, ईयर बता देती हूँ। हो गया? तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अवयस्क माता पिता या संरक्षक लिखो। अवयस्क के किए गए कार्यों के लिए, अवयस्क के किए गए कार्यों के लिए उसके माता पिता या संरक्षक जिम्मेदार नहीं होते। यह और भी बढ़िया बात है। अवयस्क के किए गए कार्यों के लिए उसके माता पिता या संरक्षक जिम्मेदार नहीं होते। जब तक कि एक मतलब कुछ आगे भी जुड़ रहा है, जब तक कि अवयस्क, जब तक कि अवयस्क उनके एजेंट के रूप में, जब तक कि अवयस्क उनके एजेंट के रूप में कार्य ना कर रहा हो। अगर अवयस्क उनके एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है तो वो जिम्मेदार माने जाएंगे। कैसे? जब तक कि अवयस्क उनके एजेंट के रूप में कार्य ना कर रहा हो। अभी एक क्वेश्चन आया था इस बार वाले अटेम्प्ट में जो अभी 2 दिन पहले पेपर हुआ है, उसमें 6 नंबर का क्वेश्चन आया अवयस्क की स्थिति में। 3 पॉइंट उसमें जोड़े थे। एक तो अपना पुष्टिकरण वाला था, ठीक है, एक ये वाला भी था उसके अंदर कि अवयस्क के किए गए कार्यों के लिए उसके संरक्षक जिम्मेदार नहीं होते। वो कब जिम्मेदार होते हैं? जब बच्चा माता पिता के लिए एजेंट के रूप में कार्य कर रहा होता है, केवल तभी जिम्मेदार माने जाएंगे। एक एग्जाम्पल से समझो। गोपाल के पिताजी उसको लेके गए जनरल स्टोर पे और क्या बोलते हैं कि भाई देखो ये मेरा बेटा है, जो भी सामान खरीदे ना वो इसको दे देना और एंट्री मेरे खाते में डाल देना, महीने के अंत में मैं तुम्हारा भुगतान कर दूंगा। अब उसने अपने बच्चे गोपाल को
अपने एजेंट के रूप में नियुक्त कर दिया कि नहीं कर दिया, बताओ। अब वो सामान मांग रहा है, पिताजी से पूछे बिना ही सामान खरीदने लग गया। शॉपकीपर ने एंड ऑफ द मंथ पे बिल पकड़ा दिया। क्या पिताजी कह सकते हैं कि ये तो मुझसे पूछे बिना खरीदा था, मैं पेमेंट नहीं कर रहा? नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पर अव्यस्त उनके एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। समझ आ गई बात की नहीं आई, बताओ। तो नॉर्मली बात बोले तो अव्यस्त के गलत कार्यों के लिए संरक्षक जिम्मेदार नहीं होते, परंतु यदि वह उनके एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है तो उन्हें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। नेक्स्ट करो, अवयस्क तथा युवा के द्वारा संयुक्त अनुबंध। अवयस्क तथा युवा के द्वारा संयुक्त अनुबंध। एक है तुम्हारा अवयस्क अ, ठीक है, और एक है व्यस्क ब। दोनों ने मिलकर के एक लैंड खरीदा है सी से, एक जमीन परचेज की है, सपोज करो 10 लाख रुपए में, ठीक है। अब रुपए नहीं दिए तो सी किस पर केस फाइल कर सकता है? बी पर। ए पे तो कर नहीं पाएगा ना। समझ आई बात की नहीं आई, बताओ। अगर संयुक्त रूप से अनुबंध किया गया है अवयस्क और व्यस्क द्वारा, तो अवयस्क तो बच जाएगा, कौन फंसेगा? व्यस्क फंस जाएगा। तो ये चीज अभी यहाँ पर मिलेगी आपको, देखो। अवयस्क पर युवा, ऐसी दशा में अनुबंध पर युवा ही दायी होगा। युवा मतलब क्या है? व्यस्क, ना कि अवयस्क। ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे करना। दो क्रेताओं द्वारा संयुक्त रूप से क्रय किया गया। दो लोगों ने मिलकर एक चीज खरीदी, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया अभी आपको। एक तो क्या था? अव्यस्क था, और एक अव्यस्क था। एक व्यस्क था और एक अव्यस्क था। निर्णय क्या दिया गया? विक्रेता केवल व्यस्क क्रेता के विरुद्ध ही वाद दायर कर सकता है, ना कि अव्यस्क के विरुद्ध। समझ आ गई चीज की नहीं आई, बताओ। आप तो चाहो तो बना लेना, जैसे मैंने बनाया था कि दो जनों ने मिलके एक प्रॉपर्टी खरीदी है। एक तुम्हारा अव्यस्क है और एक व्यस्क है, तो सिर्फ जो व्यस्क है वही जिम्मेदार माना जाएगा, अव्यस्क जिम्मेदार नहीं होगा। समझ आई बात की नहीं आई, बताओ। अच्छा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अव्यस्क के लिए प्रतिभू। अव्यस्क के लिए प्रतिभू। अब ये प्रतिभू क्या होता है, सुना है क्या इसके बारे में कभी? प्रतिभूति सुना है? गारंटी सुना है? सुना है? अब देखो कैसा अनुबंध होता है वो सुनो। अच्छा, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, एबीसी नहीं लेते इस बार। हनुमान को 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, ठीक है। किसके पास गया? नहीं, राम के पास नहीं जाएंगे अभी तो, राम जी तो गारंटी देंगे, ठीक है। तो ये गए। अरे तुम क्रेडिटर में किसी का भी नाम ले सकते हो, चलो मैं बैंक ले लेती हूँ, ठीक है। अब हनुमान को 10 लाख रुपए का लोन चाहिए था, ये गया बैंक के पास। बैंक ने बोला कि भाई पहले तुम गारंटी लेके आओ। किसकी? राम जी गारंटी नहीं देंगे तब तक 10 लाख रुपए तुम्हें उधार नहीं देंगे, तुम्हारी क्रेडिट नहीं है मार्केट में। समझ आई बात की नहीं आई, बताओ। तो अब यहाँ पर तीन पक्षकार हो गए। एक तो जो लोन लेने गए थे वो आपके कौन हो गए? मूल ऋणी। लिख लो, तीन पक्षकार होते हैं। जिसने पैसे उधार दिए वो है तुम्हारा लेनदार। कुछ भी हो सकता है, एबीसी कोई पर्सन भी हो सकता है, जरूरी नहीं है बैंक हो, है ना। कोई व्यक्ति भी हो सकता है। और इसको बोलेंगे प्रतिभू या गारंटर। जो गारंटी देता है उसको तो बोलेंगे गारंटर या प्रतिभू। जो पैसे उधार दे रहा है वो तो हो गया लेनदार, और जो पैसे लेने गया था वो कौन हो गया? मूल ऋणी।
क्या मैं कह सकती हूँ कि इस गारंटी के अनुबंध में, प्रतिभूति के अनुबंध में प्रतिभू के दायित्व द्वितीयक होते हैं, सेकेंडरी? कल को मूल ऋणी भुगतान नहीं कर पाया तो इसे करना पड़ेगा। प्राइमरी लायबिलिटी किसकी होती है? मूल ऋणी की होती है कि नहीं होती है, बताओ? प्राथमिक दायित्व मूल ऋणी के, मूल ऋणी भुगतान ना करे तो किसको करना पड़ता है? प्रतिभू को करना पड़ेगा। समझ आई बात कि नहीं आई? परंतु यदि मूल ऋणी तुम्हारा क्या है? अव्यस्क। अब इससे तो कुछ मिलेगा नहीं ना, तो यहाँ पर प्रतिभू के दायित्व कैसे हो जाएंगे? प्राथमिक। ऐसा माना जाएगा जैसे उसके और लेनदार के बीच में प्रत्यक्ष अनुबंध हुआ है। ऐसा माना जाएगा जैसे उसके, प्रतिभू के और लेनदार के बीच में डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब ये तो बच गया, क्योंकि उससे तो मांग नहीं सकते ना। तो अगर प्रतिभूति के अनुबंध में लिखो, एक बार एक लाइन लिखवा देती हूँ। यदि प्रतिभूति के अनुबंध में, यदि प्रतिभूति के अनुबंध में मूल ऋणी, यदि प्रतिभूति के अनुबंध में मूल ऋणी अव्यस्क है, तो प्रतिभू के दायित्व, तो प्रतिभू के दायित्व प्राथमिक होंगे। प्रतिभू के दायित्व प्राथमिक होंगे। ऐसा माना जाएगा, ऐसा माना जाएगा जैसे उसके और लेनदार के बीच प्रत्यक्ष अनुबंध हुआ है। उसके और लेनदार के बीच प्रत्यक्ष अनुबंध हुआ है। क्लियर है क्या? बताओ मुझे, ये चीज समझ आ गई ना बात ये वाली? तो अब यही चीज तुम्हें यहाँ पे देखो दी हुई है, मैंने इसी को इजी लैंग्वेज में बता दिया है। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, एक बार रीड आउट भी कर लेते हैं। चलो, अभ्यस्त के लिए प्रतिभू, गारंटी के अनुबंध में जहां एक युवक, युवक मतलब व्यस्क, किसी अव्यस्क के या प्रतिभू बनता है, गारंटर हमेशा व्यस्क होना चाहिए। तो वह युवक ही, एक मिनट, वह युवक ही तृतीय पक्षकार के प्रति दायी होता है, क्योंकि प्रतिभू तथा तृतीय पक्षकार के बीच क्या माना जाएगा? प्रत्यक्ष अनुबंध है। तो आपको जो मैंने लिखवाया है आप वो भी कर सकते हो। आगे क्या आ रहा है? अव्यस्क अंश धारक के रूप में। देखो, अव्यस्क जो होता है उसमें अनुबंध करने की बेटा क्षमता नहीं है, और क्षमता नहीं है तो इस वजह से सामान्यतः अव्यस्क अंशधारी नहीं हो सकता। अगर गलती से उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में चल भी गया, चढ़ा भी दिया, तो कंपनी उसका नाम हटा सकती है। परंतु यदि दो चीजें पूरी हो जाए तो अवयस्क अंशधारी बन सकता है। अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? अगर आपके अंश जो है वो पार्टली पेड अप है, 10 रुपए का शेयर है, 6 रुपए कंपनी मंगा चुकी है, 4 रुपए मंगाने बाकी है। अब ये 4 रुपए मंगाएंगे तो अवयस्क से तो आएंगे नहीं, क्योंकि अवयस्क कभी भी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होता नहीं। तो पहली शर्त क्या लगाएंगे? जो आपके अंश है वो कैसे होने चाहिए? पूर्ण प्रदत्त होने चाहिए, फुल्ली पेड अप होने चाहिए। उससे कुछ मंगाना ही नहीं है ना, अवयस्क से कुछ मंगाना नहीं है, तो आप उसे अंशधारी बना सकते हो। और दूसरी कंडीशन, उसमें तो अनुबंध करने की क्षमता नहीं है, अवयस्क में तो नहीं है ना, तो आवेदन किसके माध्यम से जाना चाहिए? वैधानिक संरक्षक के माध्यम से जाना चाहिए। तब वह अंशधारी बन सकता है। क्या लिखा है देखो, एक अवयस्क अनुबंध करने में असक्षम होने के कारण किसी भी कंपनी का अंशधारी नहीं हो सकता। गलती से सदस्य बन जाता है तो कंपनी लेन देन को निरस्त कर सकती है तथा रजिस्टर से उसका नाम हटा सकती है, लेकिन एक अवयस्क अपने कानूनन संरक्षक के माध्यम से कार्य करते हुए पूर्ण प्रदत्त अंशों के हस्तांतरण के लिए के द्वारा अंशधारक बन सकता है। दो चीजें पूरी हो जाए तो बन सकता है, एक तो शेयर्स कैसे होने चाहिए? फुल्ली पेड अप, और दूसरा एप्लीकेशन किसके माध्यम से? वैधानिक संरक्षक या कानूनी संरक्षक के माध्यम से जानी चाहिए, तो बन सकता है। लिख लो, सामान्यतः अवयस्क
सामान्यतः अवयस्क अंशधारी नहीं बन सकता। अंशधारी नहीं बन सकता, परंतु वह अंशधारी बन सकता है यदि एरो लगा दो। पॉइंट नंबर 1, अंश पूर्ण प्रदत्त होने चाहिए। अंश पूर्ण प्रदत्त होने चाहिए, फुल्ली पेड अप। और दूसरा लिखना, आवेदन वैधानिक संरक्षक के माध्यम से किया जाना चाहिए। वैधानिक संरक्षक के माध्यम से किया जाना चाहिए। वैधानिक संरक्षक के माध्यम से किया जाना चाहिए। क्लियर है क्या, बताओ। अब इसका आई थिंक लास्ट पॉइंट आने वाला है। अभी तक सारे फायदे पढ़े हैं, एक पॉइंट नुकसान का पढ़ लेते हैं। अब कृत्यों के लिए दायित्व लिखना। अपकृत्य मतलब क्या होता है? नागरिक गलती, सिविल रॉन्ग बोलते हैं इंग्लिश में। सोसाइटी के खिलाफ किए गए गलत काम। अपकृत्य क्या होता है? सोसाइटी के खिलाफ किए गए गलत काम, नागरिक गलती बोलते हैं। ठीक है, तो अपकृत्य की स्थिति में लिखना, अपकृत्य की स्थिति में अवयस्क जिम्मेदार माना जाएगा। अपकृत्य की स्थिति में अवयस्क जिम्मेदार माना जाएगा। अब एग्जाम्पल से समझो। ए ने बी को एक घोड़ा दिया, बी अवयस्क है। ए ने बी को एक घोड़ा दिया और बोला कि घोड़ा जो है ना, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ घुड़सवारी के प्रयोग में लेना है, इस पे कूदना नहीं है। क्यों? क्योंकि घोड़ा अस्वस्थ है। अब उस अवयस्क ने क्या किया? वो घोड़ा अपने दोस्त को दे दिया, और वो दोस्त इतना दुष्ट था, अवयस्क था वो भी, उसका दोस्त भी, तो उसने भी क्या किया? कूद कूद के उस घोड़े की जान ले ली। तो उस केस में बोला गया था कि अवयस्क जिम्मेदार माना जाएगा। तो ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आ जाए जिसमें कोई वस्तु दी गई अवयस्क को, अवयस्क अपने फ्रेंड को दे दे और फ्रेंड उसका मिसयूज कर ले, तो वो अपकृत्य में ले लेना और क्या मान लिया जाएगा कि अवयस्क जिम्मेदार माना जाएगा। यहां से पढ़ना, अतः जहां एक अवयस्क ने केवल घुड़सवारी के लिए घोड़ा उधार लिया हो, तो उसको केवल तभी दायी ठहराया गया जब उसने घोड़ा अपने दोस्त को उधार दे दिया, जो कूदा तथा घोड़े को मार दिया। समझ आ रही है बात की नहीं आ रही है, बताओ। कि कोई चीज अवयस्क को दी, अवयस्क ने अपने दोस्त को दी और दोस्त ने उसका दुरुपयोग किया, तो वहां पर अवयस्क जिम्मेदार माना जाएगा। एक और एग्जाम्पल दिया है, देखो। अवयस्क को दायी ठहराया गया कहीं नहीं उपकरणों की वापसी की भूल के लिए, किराए पर लिए और फिर अपने दोस्त को दे दिए। किराए पर लिए, अपने दोस्त को दे दिए और वो चीज वापस नहीं की, किसको? जिससे ली थी इसने। उपकरण थे, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, ले लिए उधार, दोस्त को दे दिए, वापस कर ही नहीं रहा, तो यहाँ पर उसे जिम्मेदार माना गया। अपकृत्य की स्थिति में आपका ये जिम्मेदार माना जाता है, परंतु जेल नहीं भेजते। लॉ को इससे बहुत उम्मीदें हैं, नादान है, बच्चा है, छोटू है, सुधर जाएगा। ठीक है ना। तो क्या करते हैं, सुधार गृह, सुना है वर्ड, रिहेबिलिटेशन होम, सुधार गृह, वहां भेज दिया जाता है। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि अब धीरे धीरे लॉ की पट्टी थोड़ी थोड़ी खुल रही है। आपका ये निर्भया वाला केस आया था, उसमें उन्होंने पनिश किया और डिसीजन धीरे धीरे बदल रहे हैं, डिपेंड कर रहा है क्राइम कितना सीवियर है। लेकिन छोटे मोटे मामले होते हैं तो आज के दिन भी मोहरी बीबी वर्सेस बनाम धनदास घोषी लगाया जाता है। जब तक वो बहुत बड़े लेवल का क्राइम ना हो, न्यायालय इस नियम को नहीं बदलता। अगर क्राइम की सिवियरिटी बढ़ी है तो डेफिनेटली आगे आने वाले समय में रूल में परिवर्तन होंगे।
तभी तो था ना, यही उठ रहा था मामला कि अवैध है, इनको सजा कैसे दोगे भाई, करेंगे पनिश, क्या करें, जब काम ऐसे किए हैं तो फिर सजा भुगतनी पड़ेगी। ये समझ आ गया चीज की नहीं आई बताओ। तो अवयस्क की स्थिति इंपॉर्टेंट है। अभी 6 नंबर का प्रैक्टिकल आया एग्जाम में कि अवयस्क को कोई वस्तु दे दी अवयस्क को, अब वो जो है ना पेमेंट नहीं कर पा रहा, तो अवयस्क को जो आपने वस्तु दी है क्या आप उससे वापस ले सकते हो वाद प्रस्तुत करके? वस्तु नहीं, आप क्या वाद प्रस्तुत करके उससे पैसे ले सकते हो क्या? पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन के 3 पार्ट थे। तो पहले में ये पूछा गया कि क्या अवयस्क जो है ना उसने आपसे कोई वस्तु ले ली है और पैसे वो दे नहीं रहा, तो क्या आप वाद प्रस्तुत करके उससे पैसे वसूल कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। अवयस्क कभी भी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होता। ठीक है, दूसरा के पार्ट ये पूछता था कि क्या उस पेमेंट के लिए उसके संरक्षक जिम्मेदार माने जाएंगे? नहीं, तो अवयस्क के गलत कार्यों के लिए उसके संरक्षक जिम्मेदार नहीं होते जब तक कि अवयस्क उनके एजेंट के रूप में कार्य ना कर रहा हो। और तीसरा पार्ट ये पूछ रहा था कि भाई अवयस्क चाहे तो व्यस्त होने पर क्या इसका पुष्टिकरण कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। जो चीज प्रारंभ से ही शून्य है उसे बाद में भी सही नहीं किया जा सकता। सिंपल सा क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो वो ये है। और जब भी वो पेपर साइट पे डाल देंगे तो अपन ये वाला पेपर डिस्कस कर लेंगे। अभी तो पेपर हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा इनको, जब भी ये पेपर साइट पे डल जाएगा तो अपन डिस्कस कर लेंगे पूरा पेपर। ये समझ आ गई चीज की नहीं आई बताओ? तो आज यहाँ तक का मैटर लो, आगे अपन कल करते हैं। जिसने उधार लिया था उससे तो वो आपस में भुगते हैं, उसकी गलती है, उसने उसको दिया क्यों? जिस बंदे से आपने उधार लिया है पैसा तो वो आपसे डायरेक्टली मांगेगा ना। चलो फिर, और कोई किसी की क्वेरी है तो बताओ बेटा मुझे। नमन, दीपेश, मोहित, एनीवन? 14 नंबर वाला पॉइंट, 14 अंशधारी वाला था ना बेटा? तो अंशधारी जो है ना, नॉर्मल तो ये नहीं बन सकता, लेकिन 2 शर्तें पूरी हो तो अव्यस्क अंशधारी बन सकता है। पहला, अंश होने चाहिए पूर्ण प्रदत्त, और दूसरा, आवेदन जाना चाहिए वैधानिक संरक्षक के माध्यम से। पूर्ण प्रदत्त है तो बेटा उसे कुछ देना ही नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, लाभ ग्रहीता तो बन ही सकता है ना। तो चलो आज यहाँ तक का मैटर लेते हैं।